दोस्तों, वैसे तो 2024 में अनगिनत फिल्मों ने इतिहास रचा, लेकिन साल के आखिर तक एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म ने दस्तक दी जिसने अपनी दमदार कहानी की बदौलत सभी को चौंका दिया। ये कहानी दिल को छू लेने वाली एक ऐसी गहरी दास्तां है जिसे देखने के बाद दर्शक इसके लाजवाब डायरेक्शन के लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। नतीजा 2024 क्या 2025 में भी न केवल ये मूवी एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल कर रही है, बल्कि अभी तक इसको टक्कर देने वाली अभी तक कोई भी मूवी पर्दे पर दिखाई नहीं दी। मूवी का नाम है द चिल्ड्रंस ट्रेन और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। ये दौर था साल 1994 का, जहां हमें इटली के मशहूर वायलिन आर्टिस्ट अमेरिको बेनवेनुटी को दिखाया जाता है, जो कि आज अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयारी में जुटे हुए थे कि तभी उनके पास एक फोन आता है जिसमें उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी मां का देहांत हो गया है। ये खबर सुनकर अमेरिको को मानो सदमा सा लग जाता है। वो शांति से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी मां को लेकर दुखी हो जाता है। उसकी सेक्रेटरी शो कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन अमेरिको ने इस नाजुक समय में शो से पीछे हटना सही नहीं समझा और कुछ इस तरह परफॉर्मेंस करते हुए वो अपनी मां और अपनी बचपन की यादों में खो जाता है और पहुंच जाता है अतीत के उन लम्हों में जहां वो बचपन में नेपोली के गरीब खाने में रहा करता था। ये वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और हर किसी के मन में हिटलर की दहशत फैली हुई थी। इसका एक असर नेपोली में भी देखने को मिल रहा था, जहां अमेरिको अपनी मां एंटोनिटा के साथ रहा करता था। अब चूंकि ये वक्त विश्व युद्ध का होता है, तो जाहिर सी बात है कि आए दिन गोला बारूद में विस्फोट होना यहाँ आम बात थी। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन एंटोनिटा अपने बेटे अमेरिको को ढूंढने में लगी हुई थी। वो उसे बार बार पुकार रही थी, अपने बेटे के लिए हद से ज्यादा परेशान थी। वही नादान अमेरिको इस सबको बस खेल समझ रहा था और सामने छुपकर अपनी मां को देखकर हंस रहा था। तभी एक बम जाकर उसके नजदीक फटता है और पूरी जगह धुआं धुआं हो जाता है, जिससे न केवल एंटोनिटा बल्कि अमेरिको भी डर जाता है और बाहर निकलकर अपनी मां के गले से लग जाता है। बेटे को सुरक्षित देखकर एंटोनिटा की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। वो उसे गले से लगाती है और फौरन घर ले जाती है। इसके बाद हमें साल 1946 का समय दिखाया जाता है, जहां अब दूसरा विश्व युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन जाते जाते ये अपने साथ घोर बर्बादी और भुखमरी छोड़कर गया था। ऐसे में जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन एंटोनिटा की परेशानियां नहीं, क्योंकि वो इतनी गरीब हो चुकी थी कि उसके पास 2 वक्त के खाने का भी ठिकाना नहीं था और इस हालत में अमेरिको को पालना उसके लिए काफी मुश्किल भरा काम हो गया था। इसलिए वो एक दिन अमेरिको को कम्युनिटी पार्टी के कार्यालय में लेकर जाती है। यहाँ पर उसके जैसी कई माएं भी थी जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई थी। दरअसल ये पार्टी गरीब बच्चों को कुछ महीनों के लिए उत्तर की तरफ अच्छे परिवारों के पास भेजती है, ताकि उन्हें न केवल एक बेहतर जिंदगी मिल सके बल्कि जीने का नया नजरिया भी। एंटोनिटा भी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को वहां भेजने का फैसला करती है। 8 साल का अमेरिको इस बात को अच्छे से समझ पा रहा था, लेकिन शहर की कुछ औरतें इस बात की अफवाह उड़ा रही थी कि उन सभी बच्चों को एक ट्रेन में डालकर उनके हाथ पैर काटकर उत्तर की तरफ साइबेरिया में रह रहे लोगों को परोस दिया जाएगा। हालांकि एंटोनिटा को कम्युनिटी पार्टी पर भरोसा था, मगर मासूम अमेरिको औरतों की बातें सच समझने लगता है। इस बीच कुछ नन्स उसे अपना फैसला बदलने की गुजारिश करती है और कहती है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें बेचना सही नहीं है। पर एंटोनिटा उनके इस छलावे में बिल्कुल भी फंसने वाली नहीं थी। आखिर भगवान की याद दिलाने वाली ये महिला तब कहाँ थी जब उसने अपने छोटे बेटे को खो दिया था। उसी इलाके में फियरो नाम का एक आदमी रहा करता था, जो बच्चों को आजादी का महत्व सिखाया करता था, साथ ही साथ उन्हें कुछ पैसे भी दिया करता था। उसका अमेरिको के घर आना जाना था और अमेरिको को अच्छे से मालूम था कि फियरो का अफेयर उसकी मां एंटोनिटा के साथ चल रहा है, जिसके चलते वो फियरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक रोज एंटोनिटा के कहने पर वो बाहर गंदे कपड़े बटोरने के लिए निकल गया, लेकिन आंखों के सामने हजार लाजवाब चीजें और पकवान होने के बावजूद भी वो गरीबी के कारण कुछ खरीद नहीं पाया। इस निराशा से बाहर निकलने का जरिया उसके लिए उसकी माँ का गाना था, जिसे सुने बगैर उसको नींद तक नहीं आती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ माँ और दोस्त टोमैसो के अलावा और कोई नहीं था। इन्हीं लोगों के साथ उसका पूरा दिन बीत जाता। एक दिन वो बाजार में सफेद फर वाले रोटेंड को बिकते हुए देखता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो टोमैसो के साथ मिलकर पूरी चर्च में मंडरा रहे कुछ चूहों को पकड़कर उन पर सफेद कलर का पेंट करता है और फिर दोनों बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते अपना वो ये राज मारिया को भी बताते हैं और कहते हैं कि वो इन चूहों को बेचकर इतने पैसे कमा लेंगे कि उनकी माँ उन्हें ट्रेन में डालेगी ही नहीं।
यहाँ वो एक महिला को बेवकूफ बनाने में भी कामयाब होते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे भी झटक लेते हैं। पर बदकिस्मती से तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे चूहों पर किया गया पेंट उतर जाता है और वो बदबूदार गंदा सा लगने लगता है। ये देखकर महिला जोरों से चीखती है और उन्हें चोर चोर कहकर पकड़ने की कोशिश करती है। इस भागा दौड़ी में टोमैसो तो रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन बेचारा अमेरिगो आम जनता के हाथ लग जाता है, जो उसे वहीं पर पीटने लगते हैं। वो तो भला हो फिएरो का, जो वहाँ से गुजरते हुए उसे बचा लेता है। यहाँ अमेरिगो कुछ लोगों की मार से तो बच जाता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी माँ को इसके बारे में मालूम पड़ा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और फिर किसी भी हालत में उसे खुद से दूर कर देगी। वो भागता हुआ घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी माँ पार्टी की एक महिला कर्मी मैडलेना के साथ बात कर रही है। वो महिला एंटोनिटा को समझा रही होती है कि उसे अपने बेटे के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग उसे अपने साथ लेकर जाएंगे वो वाकई बहुत अच्छे होंगे। ये समझिए वो इसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार करेंगे। उनकी ये बातें अमेरिगो भी सुन लेता है, लेकिन इस बार वो अपनी माँ पर गुस्सा करने की जगह उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ जो कुछ भी कर रही है वो उसकी भलाई के लिए है। आखिर एंटोनिटा के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो अपने बेटे से अलग रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी बन गई थी। अगली सुबह वो अमेरिगो को लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचती है, जहां पर उसकी कुछ जांच और जानकारियां इकट्ठा करने के बाद सभी बच्चों के साथ उसे भी नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दिया जाता है और फिर उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन के नजदीक लेकर जाते हैं। तभी कुछ महिलाएं जोर जोर से इस बात की हवा उड़ाने लगती हैं कि ये लोग इन बच्चों को सीधे साइबेरिया लेकर जा रहे हैं, जहां पर हाथ पैर काटकर उनके मांस को उन लोगों को बेच दिया जाएगा और फिर ये सब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही बच्चे डर जाते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। अब कोई भी बच्चा ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहता था। तभी एक बूढ़ी महिला उन लोगों को समझाती है कि उन बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उल्टा उन्हें एक बेहतर परिवार मिलेगा। वो न केवल उनको पालेंगे पोसेंगे बल्कि पढ़ाएंगे भी। कम से कम ये सभी हम लोगों की तरह यहाँ जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। हमें बच्चों से उनकी खुशियाँ छीननी नहीं चाहिए। जिंदगी रोज रोज मौका नहीं देती है। मैडलेना उन लोगों को समझाती है कि आखिर मैं इन बच्चों के साथ बुरा क्यों करूंगी। इस जंग में मैंने अपना खुद का 11 साल का भांजा खोया है। मुझे पता है संतान ना होने का क्या गम होता है। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि जिस तरह इन लोगों को लेकर जा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह इनको खुशी खुशी वापस भी लाऊंगी। इन लोगों की बातें सुनने के बाद सभी माता पिता थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं और अपने अपने बच्चे को ट्रेन में बैठाते हैं। अमेरिगो भी ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन उसकी नजर अपनी माँ पर ही रहती है। ट्रेन चल पड़ती है और वो देखता है कि सभी लोग पार्टी द्वारा दिए गए नए नवेले कोट को उनके माता पिता को सौंप रहे थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जिस जगह वो लोग जा रहे हैं वहाँ उन्हें कई नए नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन उनके माता पिता के पास पहनने के लिए ये भी नहीं था। ऐसे में अमेरिगो भी अपना कोट उतारकर अपनी माँ को दे देता है। जब तक माँ आंखों से ओझल नहीं हो जाती वो उन्हें देखता ही रहता है। अब सिर्फ उसके पास कुछ था तो माँ के द्वारा दिया गया सेब, जिसे उन्होंने रास्ते में उसे खाने के लिए दिया था। पर अमेरिगो सेब को अच्छे से संभाल कर रखता है, जैसे कि वो कोई फल नहीं बल्कि हीरे जवाहरात हों। इसी के साथ ही सभी बच्चे अपनी जिंदगी के एक नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके कोट पर एक नंबर लिखा हुआ था, जो वहां पहुंचकर उन्हें उनके नए परिवार से मिला था, लेकिन उन्होंने तो वो अपने माता पिता को सौंप दिया था। अब उनका नया परिवार आखिर उन्हें कैसे पहचानेगा। लेकिन जल्दी ही एक व्यक्ति आकर उनकी ये मुश्किल भी दूर कर देता है, क्योंकि हर बच्चे का सीरियल नंबर उसके रजिस्टर में लिखा हुआ था। इसीलिए वो उन लोगों के हाथों में उनका नंबर दोबारा से पेन से लिख देता है। अपनी माँ से इतनी दूर जाने के बावजूद भी अमेरिगो को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ के पास ही है। दिन रात उसे बस उन्हीं का ख्याल आ रहा था और अपनी इसी सोच के साथ एक ऐसी अनोखी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही बर्फ पड़ रही थी। ये जगह सफेद बर्फ के पहाड़ों से ढकी हुई थी, जिसे देखकर कुछ बच्चे तो उसे चीनी कहते हैं तो कोई इसे दूध का रेगिस्तान कहने लगता है। नादानी में उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि उनके घर से मीलों दूर एक दुनिया बर्फ से भी ढकी होती है। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उनको लेने के लिए आए सभी परिजन उन सब बच्चों का जोरदार स्वागत करते हैं। साथ ही साथ डिनर में उन्हें पेट भरकर खाना भी दिया जाता है। लेकिन ये सभी बच्चे खाना खाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग उन्हें जहर दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें मारकर उनके हाथ पैर काट देंगे। लेकिन मैडलेना उनका ये डर भांप लेती है और वो उनकी प्लेट से निकालकर पहला निवाला खुद खाती है, जिसके बाद बच्चों को भरोसा हो जाता है कि इससे उनकी जान नहीं जाएगी। फिर तो मानो वो सब खाने पर ऐसे टूटते हैं जैसे कि ना जाने कितने जन्मों से भूखे हों। खाना खत्म होने के बाद एक एक करके सभी बच्चों के नए माता पिता उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं।
जिनमें से मारिया भी एक थी। और आखिर में टोमैसो और अमेरिको बच जाते हैं। अमेरिको उम्मीद कर रहा था कि उन दोनों को एक ही परिवार मिल जाए, लेकिन कुछ ही देर में टोमैसो को उसके नए पिता आकर उसे ले जाते हैं और फिर लास्ट में अमेरिको रह जाता है। यहाँ उसे कोई भी लेने नहीं आता, जिसकी वजह से पार्टी की एक मेंबर डेरना को मजबूरी में अमेरिको को अपने साथ ले जाना पड़ता है। डेरना अकेले रहा करती थी, इसीलिए उसे एक बच्चे को कैसे पालना है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हालांकि दोनों किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। डेरना कोशिश करती है कि अमेरिको को कोई कमी ना खले और अमेरिको भी उसकी हर बात मानता था। डेरना से जो बन पा रहा था वो कर रही थी, पर फिर भी उन दोनों के बीच में वो अपनापन नहीं आ पा रहा था। वहीं अमेरिको को भी अपनी माँ की कमी महसूस होती है। ये दुनिया अमेरिको के लिए बिल्कुल नई थी, इसीलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक रोज डेरना उसे अपने भाई एल्साइड के घर पर लेकर जाती है, जहाँ उसे देखकर सभी खुश होते हैं सिवाय उसके छोटे भांजे लूसियो के, क्योंकि अमेरिको ने उसे दिए हुए कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर वो आग बबूला हो जाता है। ऐसे में वो लूसियो के बड़े भाई रिया के साथ रहकर उसके काम में न केवल हाथ बटाने लगा बल्कि नई नई चीजें सीखने लगा। पर इन सब के बावजूद भी उसका अकेलापन अभी भी दूर नहीं हो रहा था। और तो और उसने वो सेब भी अभी तक नहीं खाया था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। यहाँ अमेरिको को रिया से डेरना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसे वो बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन जर्मन ने उसे मार डाला। बस तभी से डेरना की जिंदगी सुनसान पड़ चुकी थी। इसी दौरान कुछ औरतें उसे ओवन के पास ब्रेड बनाना सीखने के लिए बुलाती है, मगर अमेरिको को लगता है कि कहीं वो उसे ओवन में जला ना दे, इसीलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। डेरना उसके पीछे पीछे जाती है और उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे सामने खेतों को दिखाकर कहती है कि जब ये पूरी तरीके से हरे भरे हो जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो जाएगा और सभी बच्चों के साथ तुम अपनी माँ के पास वापस चले जाओगे। यही नहीं, डेरना को जब मालूम पड़ता है कि अमेरिको स्कूल नहीं जाया करता था तो वो उसका दाखिला एक स्कूल में भी करा देती है और जबरदस्ती स्कूल भी भेजती है। लूसियो और अमेरिको की भले ही एक दूसरे से नहीं बनती थी, लेकिन जब कुछ बच्चे अमेरिको का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं तो लूसियो उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिससे यहाँ साफ साफ समझ में आ जाता है कि लूसियो चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो दिल का इतना बुरा नहीं था। धीरे धीरे अमेरिको की जिंदगी में सब कुछ वापस आने लगता है, पर सिवाय डेरना के प्यार के। पर उनके बीच की दूरियां एक दिन तब मिट जाती हैं जब अमेरिको डेरना को बताता है कि स्कूल में बच्चे उसे बदबूदार लड़का कहते हैं। डेरना अमेरिको के लिए पानी गर्म करती है और उसे नहाने को कहती है। नहाने के बाद उसे तौलिया भी देती है, लेकिन अमेरिको अभी भी ठंड से कपकपा रहा था और वो सीधे जाकर डेरना को पकड़ लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो अपनी माँ को दुलार में पकड़ा करता था। और ये वही पल था जब डेरना के अंदर की ममता जाग गई और वो उसे एक माँ की तरह प्यार करने लगी। अमेरिको कभी कभार डेरना के भाई एल्साइड के पास जाया करता था, जो पेशे से एक कारपेंटर था, लेकिन उसे म्यूजिक का बड़ा शौक था और वो चाहता था कि उसके बच्चे म्यूजिक सीखे, लेकिन किसी को भी संगीत में दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अमेरिको को संगीत से बहुत लगाव था, जिसके चलते एल्साइड उसे वायलिन बजाना सिखाने लगा। पर लूसियो को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, क्योंकि उसे संगीत से नफरत थी। बहुत ही कम समय में अमेरिको प्रैक्टिस की बदौलत अच्छा खासा वायलिन बजाना सीख गया था। एक रोज एक महिला वहाँ आती है और वो अमेरिको की गरीबी का मजाक बनाने लगती है कि जरूर तुम बड़े होकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करने वाले कारीगर बनोगे, जिस पर अमेरिको उससे कहता है मैं कोई कारीगर वारीगर नहीं बल्कि इस देश का सबसे बड़ा वायलिन मास्टर बनूंगा, और उस महिला की बोलती बंद कर देता है। एल्साइड को अमेरिको की आंखों में उसका भविष्य नजर आने लगा था। उसे विश्वास था कि वो आगे चलकर जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेगा, इसलिए उसे रोजाना वायलिन प्रैक्टिस करने की सलाह देता है। कुछ ही दिनों बाद अमेरिको की क्लासरूम में रोजा नाम की एक लड़की को लाया जाता है, जो अमेरिको की तरह ही नेपोली से लाई गई थी। वो जाकर लूसियो के बगल में बैठ जाती है, जिसे देखते ही लूसियो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठता है। रोजा एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जो यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ये जिंदगी उसे भीख में दी जा रही है और ऐसी जिंदगी उसे नहीं चाहिए। रोजा की इन बातों को सुनकर अमेरिको को भी लगने लगा था कि ये सब कुछ उसे भीख में दिया जा रहा है, पर डेरना ने उसे समझाया है कि वो ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही है और वाकई में उसकी माँ बनना चाहती है। जिसके बाद अमेरिको अपने दिमाग से ये फितूर निकाल देता है और खुशी खुशी उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद अमेरिको का जन्मदिन आता है, जहाँ पर सभी बहुत धूमधाम से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अंकल एल्साइड तोहफे में उसके लिए अपने हाथ का बना हुआ वायलिन देते हैं, जिसमें उसका नाम भी लिखा था। ये देखकर अमेरिको खुशी से फूला नहीं समाता।
और एल्साइड को अपने सीने से लगा लेता है। तभी डेरना उसे एंटोनिटा का खत थमाती है। अपनी माँ की चिट्ठी को लेकर वो सीधे जंगलों की तरफ इसे अकेले में पढ़ने के लिए चला जाता है और इसमें लिखी हुई हर एक बात को वो बाद में डेरना को बताता है। अब अमेरिगो रोजाना अपने वायलिन से प्रैक्टिस किया करता था, जिसे देखकर एल्साइड काफी खुश होता है। वहीं डेरना भी पार्टी के काम में व्यस्त रहने लगी थी। वो अपनी साथी महिलाओं को मर्दों से बराबरी करने की बात कहती है और उन्हें बताती है कि जो पुरुष उन्हें आज कामकाज के लिए रोक रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि विश्व युद्ध के दौरान जब सभी पुरुष जंग में चले गए थे तो महिलाओं ने ही उनकी नौकरी चाकरी करके परिवार को पाला पोसा था। उन्हें अपनी इस बात को आने वाले पार्टी समारोह में उठानी चाहिए। अब पार्टी फंक्शन वाला दिन आ जाता है और यहाँ अमेरिगो की मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से होती है। वो उनके साथ खेलने में लगा ही था कि तभी उसकी नजर डेरना पर जाती है, जिसे पार्टी का एक उच्च अधिकारी अचानक से तमाचा मार देता है और इसका कारण था डेरना का महिलाओं के हक को लेकर आवाज उठाना। ये देखकर अमेरिगो को काफी गुस्सा आता है और वो शाम को डेरना से कहता है कि अगर उसकी जगह मेरी माँ एंटोनिटा होती तो आज उस आदमी की हड्डी पसली एक तो हो चुकी होती। आपको अपने लिए लड़ना सीखना चाहिए। उसी रात उन लोगों को मालूम पड़ता है कि रोजा वहाँ से गायब हो चुकी है और सभी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। इसी दौरान लूसियो अमेरिगो के पास आता है और कहता है कि रोजा शायद मेरी वजह से लापता हुई है, क्योंकि मैंने ही उसे घर लौटने का रास्ता बताते हुए समझाया था कि अगर वो रेलवे की पटरी के साथ साथ चलती जाएगी तो वो अपने घर पहुंच जाएगी। लूसियो काफी घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं रोजा को कोई जंगली जानवर अपना शिकार न बना ले। ऐसे में लूसियो की मदद करने के लिए अमेरिगो खुद लालटेन लेकर उसके साथ रेलवे ट्रैक की तरफ निकलता है और थोड़ी ही देर बाद रोजा उन्हें वहां मिल जाती है। लेकिन रोजा वहां से वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसे एक लाश मिली है। ये नर कंकाल एक सिपाही का था, पर अमेरिगो उन्हें बताता है कि ये एक जानवर की लाश है ताकि वो लोग डरे नहीं, और फिर उन्हें घर लेकर आ जाता है। अगली सुबह वो सभी को उस लाश के बारे में बता देता है जिससे कि उसका क्रियाकर्म अच्छे से किया जा सके। ये सब देखकर डेरना उस पर गर्व करती है। अमेरिगो न केवल एक बहादुर लड़का था बल्कि समझदार भी था। देखते ही देखते फसल उग चुकी थी और वो काफी खुश था। लूसियो भी अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका था, मगर अफसोस की बात ये थी कि वो दिन भी आ जाता है जब उसे वापस अपनी माँ के पास जाना पड़ता है। यहाँ आए चंद ऐसे बच्चे भी थे जो अपने घर वापस जाना नहीं चाहते थे, तो वो बच्चे वहीं रुक गए। लेकिन अमेरिगो अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए बेहद खुश था। हालांकि डेरना अपने दुलारे बेटे को अलविदा कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। वैसे तो डेरना को अच्छे से मालूम था कि एक ना एक दिन वो अपने घर वापस जाएगा ही, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और जाते जाते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ ट्रेन के पास आते आते अमेरिगो को भी महसूस होने लगा कि वो डेरना से दूर नहीं रह सकता, पर उसे नेपोली वापस लौटना पड़ा था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ आकर उसे उसकी माँ बहुत प्यार करेगी और डेरना के द्वारा दिए गए वायलिन को उन्हें दिखाता है। लेकिन एंटोनिटा नहीं चाहती थी कि वो संगीत में हल्की सी भी दिलचस्पी रखे और वो उसे म्यूजिक सीखने से रोकती है। वो अमेरिगो से कहती है कि कल से वो बगल के किराने की दुकान पर हिसाब किताब सीखने के लिए जाया करेगा और जब वो काम में पक्का हो जाएगा तो उसे पैसे भी मिलेंगे। बेचारा अमेरिगो उनके इस फैसले के सख्त खिलाफ था, लेकिन एंटोनिटा के लिए ऐसा करना उसकी मजबूरी थी ताकि वो थोड़ी बहुत अच्छी कमाई कर सके, अपनी माँ का घर में हाथ बटा सके। माँ के ऐसे व्यवहार से गुस्से में अमेरिगो घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी पड़ोस वाली बूढ़ी दादी उसे समझाती है कि वो बड़ा हो गया है और अपनी माँ का ख्याल रखना अब उसका धर्म है। उसकी माँ को कभी भी प्यार नहीं मिल सका, इस वजह से उसे नहीं पता कि आखिर कैसे प्यार दिया जाता है। अमेरिका उनकी इन बातों को समझता है और दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से अपनाने की कोशिश करने लगता है। एक तरफ जहाँ बाकी बच्चों के माँ बाप न केवल उनके लिए खाने पीने की चीजें भेज रहे थे बल्कि उन्हें कुछ पैसे भी दे रहे थे, लेकिन इधर कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी अमेरिगो को डेरना का कोई खत तक नहीं मिला था। वो रोजाना एंटोनिटा से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है, मगर एंटोनिटा को सिर्फ इस बात का ख्याल था कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। इस कामकाज के चक्कर में अमेरिगो संगीत को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था और एक दिन डेरना की चिट्ठियों का पता लगाने के लिए वो खुद कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में मैडेलेना से मिलने चला गया। मैडेलेना उससे पूछती है कि आखिर वो अब तक कहाँ था। उसने उसकी माँ को कितनी बार बोला कि यहाँ से चिट्ठियाँ लेकर चले जाओ, मगर एंटोनिटा बार बार उसकी इस बात को टाल दिया करती थी। वो बेचारी डेरना न जाने कितने महीनों से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए न केवल चिट्ठियां बल्कि खाने पीने के कई बॉक्सेस भी भेजे थे, लेकिन वो यहाँ पड़े पड़े खराब हो रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें जरूरतमंद बच्चों को दान कर दिया। ये सुनकर अमेरिगो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। शाम को जाकर वो एंटोनिटा से इसके पीछे का कारण पूछता है तो वो जवाब नहीं दे पाती। यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसकी माँ ने उसके वायलिन को बेच दिया है। इसके बाद तो मानो वो अपनी माँ से नफरत करने लगता है और फिर वो अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए चुपके से ट्रेन में बैठकर टिकट कंडक्टर की नजरों से छुप छुपाकर चिट्ठी में लिखे पते के सहारे डेरना के पास पहुंच जाता है, जो उसे देखकर अपने सीने से लगा लेती है और फिर वो कभी भी एंटोनिटा के पास वापस नहीं आता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और आज जब उसे अपनी माँ के गुजर जाने का पता चला तो शो के खत्म होने के बाद अमेरिको एक बार फिर से नेपोली पहुंचा, पर यहाँ उसकी माँ उससे मिलने के लिए जीवित नहीं थी। घर का एक एक कोना निहारने के बाद उसे यहाँ अपना वही वायलिन मिलता है जो उसकी माँ ने बेच दिया था। इसमें एक रसीद पड़ी हुई थी और हमें मालूम पड़ता है कि ये वायलिन उसकी माँ ने बेचा नहीं था, बल्कि उसे घर चलाने के लिए गिरवी रखा था और अपने बेटे के जाने के बाद दिन रात एक एक करके उसने पैसा इकट्ठा करके आखिरकार इसे छुड़ा लिया था, जिसकी रसीद एक माँ के लिए अपने बेटे के प्यार को साफ साफ दर्शा रही थी। यहाँ उसे अपनी माँ का एक खत भी हाथ लगता है जिसमें उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखा था कि तुम्हारे घर से भागने के बाद मैंने डेरना को फोन किया था और उससे कहा था कि तुम चाहो तो उसे रख सकती हो या फिर उसे मेरे पास वापस भेज सकती हो। मैं उसे लेने के लिए भी आ सकती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे बढ़कर प्यार देना। और फिर मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दौर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, पर शायद तुम्हारी नाराजगी मेरे इंतजार पर भारी पड़ गई। जिसके बाद हम अमेरिको को अपनी माँ की याद में फूट फूट कर रोते हुए देखते हैं। उसे आज एहसास होता है कि कभी कभार जिंदगी में जो लोग हमें अपने से दूर जाने देते हैं, असल में वो साथ रखने वालों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एंटोनिटा को अच्छे से पता था कि अगर उसका बेटा यहाँ उसके साथ रहेगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसी गरीब खाने में घुट घुट कर मर जाएगा। इसीलिए उसने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए बुरा बनना ही सही समझा, जिसके साथ ही हमारी ये दर्दनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर वाकई में अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि ऐसी कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।